हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसके मीनिंग डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके जो कॉजेज हैं, इसके रीज़न है, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था या हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, बहुत विशेष स्थान है और एक इम्पोर्टेंट इवेंट के रूप में हम सब लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे की किन वजह से फ्रांसीसी क्रांति हमारे विश्व में घटित हुई थी, क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत हो पाई थी। तो उसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं है या कोई शॉर्ट टाइम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस मिलकर काम किया और बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, कहेंगे कि एक लंबे समय से जब लोगों का जो एक सफ़र करने का जो लिमिटेशन होता है वो क्रॉस हो गया, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण में हमारा जो है सबसे पहले है कि निरंकुश राजतंत्र का अधपतन और भ्रष्ट आचरण। राजा की निरंकुशता सीमा रहित थी और राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए केवल स्टेटस जनरल थी, जिसके अधिवेशन 175 ईयर्स 1614 के बाद कभी नहीं हुए। निरंकुश राजतंत्र का अधपतन और भ्रष्ट आचरण, जो राजा की निरंकुशता थी वो सीमा रही थी, यानी कि जो किंग था उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक था और राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए केवल स्टेटस जनरल थी, जिसका अधिवेशन 175 वर्ष, यानी कि एक मीटिंग होती थी, स्टेटस जनरल थी और ये आपको 175 ईयर्स, यानी कि उतने एक बार वो हुई और उसके बाद कभी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई सुधार नहीं किया गया, वो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा। 1614 के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ और राजा प्राय अपने मित्र और निष्ठावान अनुयायियों को मुद्रित आदेश पत्र लेटर डीअटैच कर देता था और इस आदेश का स्वामी जिस व्यक्ति का नाम और सजा की अवधि लिख देता था, पुलिस उसे तत्काल बंदी बनाकर जेल में डाल देती थी। तो जो बात उस समय जो प्रोसीजर था एक्टिव था फ्रांस में, ऐसा था कि जो राजा होता था वो अपने फ्रेंड्स या जो भी उसके विश्वसनीय व्यक्ति होते थे वो उन्हें अपना एक लेटर्स डीअटैच कर देता था, अपना एक आदेश पत्र देता था और उसमें जो उसने आदेश दे दिया, जिस व्यक्ति का नाम और सजा लिख दी, पुलिस उसे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी एक आप कहेंगे कि पूछताछ, कोई जानकारी उसके बिना वो उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देती थी। इस बारे में जो एक हिस्ट्रियंस है, हेज है, उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के एक नगर में जो बात कानून के अनुसार स्वीकार होती थी वही वहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर गैरकानूनी समझी जाती थी। यानी कि उस समय जो लॉ सिस्टम था फ्रांस में वो इस तरीके का था कि कानून अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो एक क्राइटेरिया है, वो एक जगह कहा जा रहा है कि ये कानून के अनुसार है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो वहाँ पे उसे इलीगल बता दिया जाता था। इस तरह का सिस्टम वहाँ पे रहा है और लगभग इस तरह के 400 लॉ, 400 कानून वहाँ पे प्रचलित थे। लुई सोल्वे और उनकी पत्नी ने अपने भ्रष्ट आचरण द्वारा क्रांति का पथ प्रशस्त किया। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके पीछे जो काम रहा है, जो मेन रीज़न रहा है वो ये भी रहा है कि जो लुई सोल्वे थे, यानी कि लुई 16 और उनकी वाइफ का जो आचरण था, बिहेवियर था, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इतना ज़्यादा करप्टेड था कि उसकी वजह से लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि इस क्रांति को वहाँ से क्या मिली, शुरुआत मिली, या हम कहेंगे कि वहाँ वहीं से इसकी शुरुआत होने का रास्ता साफ हो गया था। उनका बिहेवियर इतना बेकार था। तृतीय जागीर की शिकायतें, इसमें तृतीय जागीर की शिकायतें थी कृषक वर्ग की कृषि की पुरानी रूढ़िवादी पद्धतियों की वजह से, यानी कि जो फार्मर फील्ड था वहाँ पे, एग्रीकल्चर फील्ड था, वहाँ पे जो मेथड्स यूज़ हो रही थी वो इतनी स्टीरियोटाइप थी, पुराने समय की थी कि उसकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर फील्ड का और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फ्रांस कृषि प्रधान देश था, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, जिसकी पॉपुलेशन का जो 10 में से 8 लोग वहाँ पे किसान होते थे और 2 करोड़ से टोटल पॉपुलेशन में से 2 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद भी खेती से संबंधित जो इतनी बुरे हालात थे इसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वहाँ के जो धनी साहूकार, वकील, डॉक्टर्स, लिटरेचर्स थे वो सब भी इसमें इंक्लूड थे। प्रथम और द्वितीय उच्च वर्गों का अंधपतन व भ्रष्ट आचरण, जो थर्ड इसका रीज़न है वो है प्रथम और द्वितीय उच्च वर्गों का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो हाईएस्ट क्लास के थे उनका भ्रष्ट आचरण और अधपतन, यानी कि जो करप्शन था वो इतना ज़्यादा था इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। धर्म अधिकारी वर्ग में जो ऊंचे पद पर
ऑफिसर्स होते थे उनका जो इतनी लग्जरी लाइफ थी, उनके पास सब तरह की फैसिलिटीज़ थी और उनका जो कैरेक्टर था, उनकी जो मॉरलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, उससे भी लोग परेशान थे और जो चर्च के पादरी थे वो ज़्यादा मेहनत करने के बाद और कम वेतन उन्हें मिलता था, इसकी वजह से वो लोग भी अनसेटिस्फाइड थे यहाँ पे। थर्ड है राजा का विलासितापूर्ण जीवन। जो राजा था लुई सोल्वे थे, हमने उनके लिए 16 के बारे में पढ़ा है, उनका विलासितापूर्ण जीवन। लुई सोल्वे जो है एक फेल किंग के रूप में जाने जाते हैं और राजधानी पेरिस से 20 किलोमीटर दूर वर्साई में स्थित उनका महल था, उसमें सैकड़ों कमरे थे, भोजन कक्ष, सत्कार गृह, हजारों सेवक थे। यहाँ राजा के भोजन पर ही $15 लाख व्यय हो जाते थे और 1789 में राजा रानी ने 1789 में जो लुई 16 था और उसकी वाइफ थी, उन्होंने $2 करोड़ से भी ज़्यादा जो है खर्च कर दिए थे और लोग जो थे राज दरबार को राष्ट्र की कब्र कहने लगे थे। यानी कि जो जनता के टैक्स का पैसा था, जनता की खून पसीने की कमाई था, जनता वहाँ की खुश नहीं थी, जनता को किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं थी। राजा और उसकी रानी थी, उन्होंने जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रखा था, इसीलिए लोग उसे राष्ट्र की कब्र कहने लगे थे। और 1788 तक ही जो लोन था, ऋण था फ्रांस पर, वो $60 करोड़ तक पहुंच गया था और सरकार जो है घोर इकोनॉमिक क्राइसिस में, वित्तीय संकट में आ गई थी। दार्शनिकों का प्रभाव, साहित्य सुधारों का उन्मत्त। ठीक है, साहित्य सुधारों का उन्मत्त और भावुक समर्थक था, उसके द्वारा फ्रांस में नए विचारों की, यानी कि दार्शनिक जो उस समय रहे, उसकी वजह से लोगों पर प्रभाव पड़ा, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और इसकी वजह से भी वहाँ पर जो है ये क्रांति है, इसकी शुरुआत को वहाँ पे हवा मिली। ठीक है, इसमें वॉल्टेयर, रूसो रहे हैं, रूसो रहे हैं और मॉन्टेस्क्यू रहे हैं। इन सब के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, इन सब के विचारों से ये सब लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा जो एट द रैंडम जो है रीज़न इसके रहे, तात्कालिक कारण रहे थे। तो उसमें तो एट द रैंडम यानी कि सडन जो इफ़ेक्ट था वो था अमेरिका के सिटीजन्स ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वहाँ पे फ्रांस को जो है इकोनॉमिक हेल्प की थी, जिसकी वजह से जो उनका घाटा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और लुई सोल्वे ने इसमें बेसिकली जो उनका सिस्टम था और हैंडल करने का तरीका था अपने स्टेट को, बहुत ज़्यादा बेकार था, वो उसमें फेल हो गए और उसकी वजह से जो अमेरिका में उनके सैनिक गए हुए थे वो वहाँ लौटे, उन्होंने भी उसमें विद्रोह कर दिया और वो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रीडम के लिए, उसके लिए उन्होंने उसमें फ़ाइट की स्टार्टिंग कर दी। तो ये भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक मेन रीज़न रहा। तो ये हमारे कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फ्रेंच में इस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी और इसी वजह से फ्रांस की जो क्रांति है ये इतने बड़े स्तर पर शुरू हुई कि इसने न केवल फ्रांस पर बल्कि पूरे विश्व पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी और इसे हम एक इम्पोर्टेंट इवेंट के रूप में, यानी कि विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में पढ़ते हैं। इसमें जो लुई सोल्वे थे, ये स्टेट जनरल का इन्होंने एक अधिवेशन किया था, मीटिंग की थी और इन्होंने जिस तरह से वहाँ पे लोगों को उसमें इनवाइट किया था तो उसकी वजह से जो है सब लोग बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई रहे थे और वो जो सभा थी उसे एक भयंकर क्रांति के रूप में, यानी कि वहीं से जो है इस क्रांति की एक बड़े स्तर पर शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति ने बहुत बुरे तरीके से जो है समाज को प्रभावित किया था। फ्रांस की क्रांति की वजह से जो राजनीतिक सत्ता थी वो कुलीन तंत्र से मध्यम वर्ग को ट्रांसफ़र हो गई थी। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा था। ब्लाबस्टॉक ने कहा था कि अगर मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से स्वतंत्रता देवी की वंदना करता। संविधानवाद को प्रोत्साहन दिया गया, निरंकुश राजतंत्र को यहाँ पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वाणिज्यवाद और उसकी नीतियों का अंत हो गया और मुक्त व्यापार नीति का शुभारंभ हुआ। गिरजाघर की सत्ता को आघात और धार्मिक सहिष्णुता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नागरिकों के हृदय में अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हुए राष्ट्रवाद को जागृत किया और फ्रांस की क्रांति की वजह से शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकालकर उसे राष्ट्रीय सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। इतिहासकार हेजन लिखते हैं कि फ्रांस की 1789 की जो रेवोल्यूशन थी, राज्य के संबंध में इसने एक न्यू कंसेप्ट को जन्म दिया।
जीवन का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा, लोगों में एक नई आशा और विश्वास को जन्म दिया और इन सब के परिणाम स्वरूप बहुमत जनता की कल्पना और विचार को प्रकट होने का अवसर मिला। लोगों में एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ और असीम आशाओं ने उसे अनुप्रमाणित किया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बेसिकली फ्रांस की क्रांति की वजह से एक नए युग की सूत्रपात हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई पूरे विश्व में और ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है।